Welcome to Meet with Dr. Nitin Kumar, and our today's topic is human reproduction system. I'll take maybe the 6 or 7 lecture to entire chapter, but our today's topic is gonna be the male reproduction system. And in the end of the lecture, I'll share the notes in my Telegram group where you can download the notes. Once we are done with the complete male reproductive system, I'll share some questions also, or we'll discuss some questions totally based on the NCERT. Okay, so let's start. Our topic is gonna be the reproडक्शन सिस्टम. अगर हम जैसे जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोड्यूस ह्यूमन जो है रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू? थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि अगर हम देखते हैं, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक बेसिक लाइन हमें पता होनी चाहिए. वो ये चीज होती है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो गेमेट्स. यानी कि जो गेमेट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. रिप्रोडक्शन, ठीक है. देन चलो स्टार्ट करते हैं हम किससे? सिस्टम से. अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी को अगर देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, है ना? यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स हमें देखने को दिखाई देंगे, है ना? तो उन सिस्टम्स के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ता है किसके बारे में? ऑर्गन्स के बारे में. और अगर हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है किसके बारे में? टिश्यू के बारे में. और अगर हम टिश्यू के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? टाइप्स ऑफ सेल. यानी कि अगर मेरे को क्या पढ़ना है? टिश्यू पढ़ना है तो मेरे को स्टडी करनी पड़ती है किसकी? सेल्स की. यानी कि हमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है स्टडी करने के लिए, वो क्या चीज होती है? सेल. ठीक है. अगर हमें ह्यूमन के बारे में जानना है तो हमें जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सेल. ओके. अगर हमें सिस्टम के बारे में अगर पढ़ना है तो हम सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं किसके बारे में? ऑर्गन्स के बारे में. जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स देखने को मिलते हैं. वन ऑफ देम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है ऑर्गन्स. लाइक हमारे पास हमें पढ़ना पड़ता है बकल कैविटी. बकल कैविटी के बाद में हमें पढ़ना पड़ता है क्या चीज? लेरिंग्स, फेरिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक, इंटेस्टाइन. ये सारे ऑर्गन्स जब मिलकर एक सेम फंक्शन करते हैं, यानी कि ऑर्गन मिलकर सेम फंक्शन करें, है ना? सेम फंक्शन जब वो चीजें करती हैं तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? ऑर्गन सिस्टम. ऐसे ही जब हम क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में हम पढ़ेंगे क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा क्या चीज? हमें उसके अंदर पढ़ने पड़ते हैं हमारी नेजल कैविटी. नोज के थ्रू हमें गैस जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है. न सिर्फ नोज के अलावा हमारे पास में पढ़नी पड़ती है हमें जो गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है किसके थ्रू? थ्रू बकल कैविटी ऑल्सो. कॉमन पाथवे फॉर नेजल चैम्बर एंड बकल कैविटी इज द लेरिंग्स, सॉरी फेरिंग्स, है ना? तो फेरिंग्स जो होगा वो क्या चीज होती है? कॉमन पाथवे होता है. तो फेरिंग्स हम किसमें पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं. इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या चीज? हमारे पास में होंगे लेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स. ठीक है. डन है. ठीक है. अगर हमें इसके अलावा जो पढ़ने पड़ता है तो हमें पढ़ते हैं क्या चीज? एक्सक्रीशन सिस्टम. एक्सक्रीशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं किन के बारे में? हम पढ़ते हैं हमारी किडनीज के बारे में. किडनी से हमारे पास में क्या चीजें होती हैं? यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है ना? यूरेथ्रा होगा. इन सब चीजों को जब हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है? सिस्टम. अगर देखा जाए, यानी कि सिस्टम जो होता है अगर हमें उसको पढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा किनको? ऑर्गन्स को. इसी तरह आगे हमारी बॉडी के अंदर और भी सिस्टम्स मिलते हैं, जैसे कि लोकोमोशन सिस्टम. लोकोमोशन सिस्टम. इसके अलावा हम पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम. इसके अलावा हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. ये सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं 11th क्लास में. अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन सिस्टम. और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम और होगा जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम. देखिए, ये जितने भी सिस्टम हम पढ़ेंगे, ये सारे सिस्टम जो होते हैं ये कैसे होंगे? ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग है.
लेकिन इनमें से एक सिस्टम ऐसा भी होता है जो कि कैसा होगा, जेंडर स्पेसिफिक होगा, यानी कि वो मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। वो सिस्टम होता है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसके अलावा जो भी सिस्टम है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये कैसा होगा, अलग अलग होगा, तो हम पहले कवर करेंगे इसको, फीमेल को, सॉरी मेल को। तो मेल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं क्या चीज, देखिए मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में हमें पढ़ना होंगे क्या, ऑर्गन्स, है ना। और वो ऑर्गन जो है वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो कि किसका फॉर्मेशन करते हो, मेल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना, कि ऐसे ऑर्गन होंगे जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए मस्ट मस्ट सिचुएशन जो होती है वो क्या होते हैं, गैमेट्स, है ना। यानी कि हमने क्या किया, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। एक वो ऑर्गन्स जो कि प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होते होंगे किस चीज के लिए, गेमिट फॉर्मेशन के लिए, गेमिट फॉर्मेशन के लिए। वहीं दूसरे ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन जो कि इसको क्या करते होंगे, गेमिट फॉर्मेशन के अंदर असिस्ट करते हैं या उसको एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो गेमेट्स को ये क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे या फिर उसके लिए क्या करेंगे, पाथवे प्रोवाइड करेंगे, और पाथवे प्रोवाइडर्स। तो ऐसे ऑर्गन कौन से हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाथवे प्रोवाइड करते हैं, वहीं अगर बात की जाए कि इनकी गेमेट फॉर्मेशन ऑर्गन्स की, तो देखिए हमारी मेल बॉडी के अंदर हमारे पास में कुछ ऑर्गन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन होता है, कुछ नहीं, वो ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर गेमेट फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन के पार्ट होंगे वो किसके अंदर आएंगे, गेमेट असिस्ट वाले के अंदर और पाथवे प्रोवाइड के अंदर। यानी कि ऐसे ऑर्गन ये क्या करते होंगे, प्रोवाइड करते हैं क्या चीज हमें, सेकेंडरी असिस्टमेंट। तो ये चीजें होती हैं, इनके अंदर कौन कौन हो सकता है, इनके अंदर हो सकता है रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, और इनके अंदर हो सकता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। इनके अंदर और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास में हो सकता है एपिडिडेमिस, है ना। इसके अलावा हमारे पास में हो सकती है वास डिफरेंशिया, है ना? इसके अलावा हमारे पास में हो सकती है इजेकुलेटरी डक्ट, इसके अलावा हमारे पास में हो सकती है इजैकुलेटरी डक्ट, इसके अलावा हमारे पास में होंगी यूरेथ्रा, कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, असिस्टमेंट के लिए। जैसे कि ये सारे ऑर्गन जो हैं, ये अभी जो हमने डिस्कस किए ये सारी डक्ट्स हैं, यानी कि ये सारी डक्ट्स क्या करती हैं, पाथवे प्रोवाइड करती हैं, पाथवे प्रोवाइडर। वहीं कुछ चीजें होंगी जो कि क्या करती होंगी, असिस्ट करती होंगी किसके अंदर, हमारे गेमिट के न्यूट्रिशन के लिए, है ना। वो सारी जो होती हैं वो क्या होंगी, ग्लैंड्स, है ना। और ये ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, फॉर गेमिट असिस्टेंट। ये जो ग्लैंड्स होंगी ये कौन कौन होती हैं, ये होती हैं हमारी सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, और इसके बाद में होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा एक ग्लैंड ऐसी भी है जो कि क्या नहीं करती, असिस्ट नहीं करती है, एक प्रकार से डायरेक्टली ही वो पार्टिसिपेट नहीं करती है सीमेन फॉर्मेशन के अंदर। वो क्या करती है, सीमेन को प्रिवेंट करने का काम करती है। यानी कि अगर हम देखें उस ग्लैंड को, तो वो जो ग्लैंड होगी वो ग्लैंड होगी क्या, प्रोटेक्टर के तौर पर, हाँ, है ना, फॉर सीमेन प्रोटेक्शन के लिए। और वो ग्लैंड होती है कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है फॉर स्पर्म डेथ। ये किसके लिए है, फॉर प्रोटेक्शन। डन, ठीक है। इन दोनों में से अगर देखिए इन सारी ऑर्गन्स को अगर हम कलेक्टिवली देखते हैं तो इन सभी ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स। डन, ये सारे ऑर्गन जो होंगे ये सारे ऑर्गन होंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स। इन सब के अलावा हमारे पास में बच गया है एक ऑर्गन जो कि है हमारा टेस्टिस। डन, और ये जो ऑर्गन होंगे ये ऑर्गन होंगे हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स। ओके, तो हमने क्या किया, ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक ऑर्गन वो वाले ऑर्गन जिनको हमने नाम दिया प्राइमरी ऑर्गन्स, और दूसरे ऑर्गन वो वाले ऑर्गन जिनको हमने नाम दिया है सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। यानी कि अगर हम बात करते हैं टेस्टिस, इनका काम जो होगा वो होगा गैमेट फॉर्मेशन, है ना। डन है, डन।
ठीक है, चलो। इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए ये पाथवे कैसे प्रोवाइड करती है। ये पाथवे प्रोवाइड करती है, अगर हम पूरा ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर एक साथ करना चाहते हैं तो हम एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक पाथवे देख लेते हैं। उस पाथवे के अंदर हम इस चीज को कवर करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है उसको एक समराइज व्यू के अंदर। तो देखिए क्या चीज होती है, हमारी अगर मैं क्या करता हूँ, मेल बॉडी के अंदर हम लेटरल व्यू से अगर चीजें देखी जाए तो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, हमें दिखाई देंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो कि क्या है अपना स्कोर्टम, है ना। ये जो ऑर्गन होगा ये कौन होगा, हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन, है ना। डन है। ये एक्सटर्नल ऑर्गन पार्टिसिपेट होता है हमारी बॉडी के आउटसाइड में, है ना। इस ऑर्गन के अंदर, स्कोर्टम के अंदर हमारे पास में लोकेटेड होते हैं क्या चीज, टेस्टिस। ठीक है, डन है। इन टेस्टिस से अंदर की तरफ हमारे पास में ग्लैंड्स मिल सॉरी डक्ट्स मिलती हैं। उन डक्ट्स को हमने नाम दिया है क्या चीज, कौन सी डक्ट, वो डक्ट जो होती है वो होंगी हमारी हमारी रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस आपस में जब मिल जाती हैं तो फॉर्मेशन करेंगे हमारी एक नई डक्ट का, जिसका हमने नाम दिया है क्या चीज, जिस डक्ट को हमने नाम दिया है वासा इफ्रेंसिया। ये वासा इफ्रेंसिया जो होंगी, इन डक्ट्स का नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। ये जो डक्ट है इन डक्ट का नाम है वासा इफ्रेंसिया। वसा इफेंसिया का नंबर जो होगा वो फिक्स होगा। ये नंबर जो होता है ये क्या होता है, 12/2 14 ऑन ईच टेस्टिस। ओके, ठीक है। ये वासा इफेंसिया जो है ये कहाँ से बनी है, ये बनी है हमारे रेटे टेस्टिस के कंबाइन होने से, रेटे टेस्टिस के कंबाइन होने से। डन, ठीक है। जब हमारे पास में वासा इफेंसिया कंबाइन होती है तो वो एक नई डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि हमारी होगी एपिडिडाइमिस, है ना। ये एपिडिडाइमिस जो होगी ये क्या चीज है, एपिडिडाइमिस। डन है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अगली जो डक्ट है वो है हमारी वासा एपिडिडाइमिस के बाद में हमारे पास में एक नई डक्ट बनती है और इस डक्ट का नाम हो जाएगा हमारी डक्ट का, है ना, ठीक है। फिर ये जो डक्ट हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होती है ये क्या करती है, हमारे स्पोर्टम से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर हमारे पेल्विक रीजन के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। पेल्विक रीजन में एंटर करने के बाद ये करती है एक लॉन्ग रूट तय करती है, किसके पीछे से, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से। देखिए ये हमारा यहाँ पर पेल्विक रीजन के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि जिसके अंदर दो ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, किसके थ्रू, थ्रू यूरेटर, हाँ है ना। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो होगा ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इनके बिल्कुल पीछे से कौन ट्रेवल करती है, इनके पीछे से, यानी कि बिहाइंड दी वास डिफरेंस जो होती है वो क्या करती है, बिहाइंड दी यूरिनरी ब्लैडर ट्रेवल करती है। ओके, ठीक है। और ये ट्रेवल करते हुए पहुंचती है हमारे सेमिनल ग्लैंड के पास। सेमिनल ग्लैंड जो होगी वो लोकेटेड होती है बिल्कुल यूनिलेटरल टू दी यूरिनरी ब्लैडर, है ना। और ये ग्लैंड जो होगी ये क्या करती है, एक डक्ट के थ्रू ओपन होती है, किसके अंदर, हमारी वास डिफरेंस के अंदर, सॉरी गाइस, है ना। ये जो ग्लैंड है ये कौन है, अपनी सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और ये किसके साथ, यहाँ पर इस ग्लैंड के पास में क्या चीज होती है, डक्ट होती है, ठीक है। और इस डक्ट का नाम हो जाएगा सेमिनल डक्ट। जब सेमिनल डक्ट और हमारी वास डिफरेंस दोनों कंबाइन हो जाती हैं तो एक नई डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और ये डक्ट होगी हमारी इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखिए होता क्या चीज है, हमारे पास में हमने टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखी, तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो है वो क्या क्या चीजें हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर हमें तीन टाइप्स की ग्लैंड दिखाई देती हैं, ग्लैंड्स, तीन टाइप की ग्लैंड्स हमें दिखाई देंगी। एक ग्लैंड होगी कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड होगी हमारे पास में मिक्स्ड ग्लैंड। यानी कि देखिए अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं एक्सोक्राइन वो वाली ग्लैंड जो कि किसके अंदर सीक्रेशन करती हैं, डक्ट के थ्रू सीक्रेशन करती हैं। एंडोक्राइन वो वाली ग्लैंड जो कि क्या करती हैं, ब्लड में सीक्रेशन करती हैं। वहीं मिक्स ग्लैंड जो होंगी वो क्या करती हैं, डक्ट और ब्लड दोनों जगह क्या करती हैं, अपना सीक्रेशन करती हैं, डक्ट एंड ब्लड दोनों जगह क्या करती हूँ, सीक्रेशन करती हूँ। तो अब इससे ये पता कर सकते हैं, देखिए सेमिनल वेसिकल जो है वो कहाँ पर सीक्रेशन कर रही है, वो सीक्रेशन कर रही है कहाँ पर, डक्ट के अंदर। यानी कि सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड होगी वो किस टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड है हमारी। डन, ठीक है। जब हमारे पास में ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हमारी एक नई डक्ट का फॉर्मेशन किया है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट हमारे यूरेथ्रा के साथ में क्या कर जाएगी, कंबाइन कर जाएगी। और जब ये कंबाइन कर जाती है तब हमारे पास में क्या बनाएगा,
एक देखिए इनके जंक्शन के ऊपर हमारे पास में एक ग्लैंड प्रेजेंट होगी, जिस ग्लैंड को हमने नाम देंगे क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है ये क्या करती है, कवर करती है इस रीजन के चारों तरफ, है ना, ठीक है। और जब देखिए हम क्या करें, एक क्रॉस सेक्शन व्यू लेते हैं किसका, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, देखिए इसके अंदर इस साइड से कौन आया, इस साइड से हमारे पास में आई है एक ग्लैंड, जो सॉरी डक्ट, उस डक्ट का नाम है कौन, इजैकुलेटेड डक्ट। वहीं एक और साइड से हमारे पास में कौन आ रहा है, देखिए उसके साइड से आ रहा है हमारे पास में आ रहा है कौन, यूरेथ्रा। ये जब ये डक्ट दोनों कंबाइन हो जाती हैं, तब हमारे पास में एक नई डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये डक्ट होगी, ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। इसको हम आगे से क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। यानी कि देखिए हमारे पास में एक यूरेथ्रा था जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एंटर करने से पहले रहा। इस यूरेथ्रा को हम नाम दे देते हैं एक सेपरेट यूरेथ्रा, जिसका हम बोलेंगे क्या, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यानी कि ये जो रहेगा, ये क्या रहेगा अपना, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और जब हमारे पास में इजैक्युलेटरी डक्ट और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तब हम इसको नाम देते हैं एक, सॉरी जस्ट भाई, तब हम इसको नाम देते हैं हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ओके डन, तो ये हो जाता है हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। डन। देखिए अब हमारे पास में क्या रहा, इजैक्युलेटरी डक्ट इधर से आई, हमारे पास में ये क्या चीज आई, हमारे पास में ये जो डक्ट होगी ये होगी यूरेथ्रा, और ये जो दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो एक तीसरी डक्ट का फॉर्मेशन कर दिए हैं, ये डक्ट होगी हमारी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। डन, ठीक है। जब हमने इसका क्रॉस सेक्शन व्यू लिया, तो हमें ये पता चलता है कि देखिए क्या चीज होगी इसके अंदर, जब हम हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड को कट करके देखते हैं, तो हमारे पास में इसके अंदर मल्टीपल्स, बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स दिखाई देंगी। यहाँ पर हमारे पास में इस रीजन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स, है ना, ठीक है। यानी कि ये जो ग्लैंड होगी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, वो भी किस टाइप की ग्लैंड है, जो डक्ट के अंदर सिक्रीशन करती है, उन ग्लैंड्स को हमने नाम दिया है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी कि इसके अंदर हमें बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट दिखाई दे रही है, इन डक्ट को हम नाम दे देंगे कौन सी डक्ट, पेनक्रिया सॉरी प्रोस्टेटिक डक्ट्स, प्रोस्टेटिक डक्ट। डन है। ये प्रोस्टेट डक्ट अब हमें बताएंगी हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो किस टाइप का ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड रही अपनी, ये कौन रही, प्रोस्टेट ग्लैंड। डन है ना? ये कौन रही अपनी, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगी, इससे हमें ये पता चला कि इसके अंदर बहुत सारी डक्ट्स हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये किस टाइप की डक्ट है। इससे हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो किस टाइप की डक्ट है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। डन, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं हमारा अगला। देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होगा, उसके अंदर क्या चीजें होंगी। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जब प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर की तरफ निकलता है, तो इसके दोनों साइड के अंदर हमें दो छोटी छोटी डक्ट दिखाई दे रही होंगी, और वो जो डक्ट होंगी वो दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होंगी। इन डक्ट को हम क्या बोलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, है ना। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी किसके थ्रू सिक्रेशन करती है, डक्ट के थ्रू सिक्रेशन करती है। यानी कि ये भी हमारी कौन सी ग्लैंड हो जाएंगी, ये भी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएंगी। यानी कि बल्बो urethral gland is also a type of exocrine glands। ठीक है। जब ये डक्ट अपना सिक्रीशन कर चुकी होती है किसके अंदर, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर, तब हमारे पास में एक नई डक्ट का फॉर्मेशन होगा। उसे भी हम क्या ही बोलेंगे, उसे भी हम यूरेथ्रा ही बोलेंगे। लेकिन ये यूरेथ्रा जो हो जाएगा, ये यूरेथ्रा आगे चलकर किसके थ्रू एग्जिट कर जाएगा, हमारे पेनिस के थ्रू एग्जिट कर जाता है। डन है। और ये पेनिस के अंदर प्रेजेंट होगा। पेनिस के अंदर जब ये हमारा यूरेथ्रा जो है वो प्रेजेंट होगा, डन, ठीक है, पेनिस के अंदर ये हमारा यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा। एक सेकंड गाइस। और ये यूरेथ्रा एक ओपनिंग देगा, इस ओपनिंग को हम नाम देंगे क्या, मेटस। यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या, मेटस। डन है। इस यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ हमें देखने को मिलता है क्या, पेनिस। और पेनिस के अंदर पर्टिकुलरली क्या चीजें होंगी, लिगामेंट्स होंगे। इन लिगामेंट्स को हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पेनिस के ऊपर हमें एक स्किन देखने को मिलेगी, है ना, और उस स्किन को हम नाम देंगे क्या, फोर स्किन। पर्टिकुलरली हमारे पेनिस के अंदर क्या चीज होती है, एक पेनिस कैप होगा, है ना। इस पेनिस कैप के ऊपर एक क्या चीज रहेगी हमारे पास में, पेनिस कैप के ऊपर स्किन प्रेजेंट होगी, जिसको हम नाम देंगे क्या चीज, फोर स्किन। डन है।
यानी कि ये एक स्किन है जो कि इसको कवर करके रखी हुई है। इस स्किन को हम नाम देते हैं क्या, हमारा फोर स्किन। डन, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने सारी ऐसे ऑर्गन देखे जो कि कहाँ पर हमारा गैमेट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, कहाँ से फॉर्मेशन हुई है। यानी कि अगर मैं देखूं तो हमारे पास में देखिए गैमेट का फॉर्मेशन जो हुआ वो हुआ कहाँ पर, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस से गैमेट जो ट्रेवल करने लगा कहाँ पर, रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस से बाहर निकला वासाई फिंचे के अंदर। वासाई फिंचे के बाद में एपिडाइमिस के अंदर। एपिडाइमिस से निकला कहाँ पर, वास डिफरेंस के अंदर। सॉरी, वास डिफरेंस को मेंशन कर देते हैं, तो ये क्या रहेगा अपना, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से होते हुए वो पहुंचता है कहाँ पर, वो पहुंचता है हमारी सेमिनल ग्लैंड के पास में, जहां पर क्या चीज होगी, जहां पर हमारे पास में सेमिनल डक्ट जो होगी वो क्या होगी, कंबाइन होगी और वो फॉर्मेशन करेगी किसका, इजैकुलेटरी डक्ट का। इजैकुलेटरी डक्ट पहुंचती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में और कंबाइन हो जाती है यूरेथ्रा के पास, यूरेथ्रा के साथ में, और उसके आगे हम क्या बोल लेंगे, यूरेथ्रा। डन, ठीक है। चलो, है ना? तो इससे हमें ये पता चला कि कौन से ऑर्गन प्राइमरी है, कौन से ऑर्गन सेकेंडरी है। देखिए प्राइमरी ऑर्गन कौन होंगे हमारे, टेस्टिस। सेकेंडरी ऑर्गन की बात की जाएगी तो वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, हमारी इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। डन है। हमने ये भी देख लिया कि यूरेथ्रा जो होगा वो कितने टाइप का होगा, तीन टाइप का। एक होगा हमारे पास में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, एक होगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एक होगा पिनाइल यूरेथ्रा। डन, चलो, है ना? ये हमने देखे क्या, ऑर्गन्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, हमने किस कैटेगरी के अंदर, मेल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने दो दो टाइप के ऑर्गन देखे, जो कि एक होंगे जिसके लिए गैमेट फॉर्मेशन के लिए, वहीं दूसरे ऑर्गन होंगे गैमेट को क्या कर रहे होंगे, असिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अगली चीज, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखिए अगर मैं क्या कहूँ, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर अगर पढ़नी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेस्टिस को क्रॉस सेक्शन व्यू देखना पड़ेगा। टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन व्यू के अंदर मेरे को पता चलता है कि टेस्टिस जो है वो कैसी स्ट्रक्चर है, लोबुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे लोब्स बने हुए होते हैं। हाँ, है ना। और ये जो लोब्स होंगे, ऐसे कितने लोब्स टेस्टिस के अंदर बने होंगे, इनका नंबर जो होगा वो फिक्स होगा। ऐसे लोब्स हमारी बॉडी, हमारे टेस्टिस के अंदर कितने होते हैं, 250। ठीक है, डन, ठीक है। इन लोब्स के अंदर हमें दिखाई देंगी क्या, मल्टीपल डक्ट्स, है ना। और ये डक्ट जो होंगी, ये जो होती हैं, ये कौन होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये हो सकता है किसी लोब के अंदर हमारे पास में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो, किसी के अंदर हमारे पास में दो हो, किसी के अंदर तीन भी हो सकती है। यानी कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर जो होता है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, डिपेंड करेगा, सॉरी, डिपेंड नहीं करता है, ये क्या हो सकती है ना, वेरी कर सकती हैं। किसी लोब के अंदर एक होंगी, किसी के अंदर दो होंगी, किसी के अंदर तीन होंगी। तो अगर हम बोलेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर अगर हम देखते हैं ईच ट्यूब्यूल के अंदर, तो वो कितना हो सकता है, 1 2 3। डन है। इसके अलावा हमारे पास में क्या हो गया, कुछ खाली एरिया बच गया जो कि लोब्स के अंदर पड़ जाएगा, जहां पर हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डक्ट जो है वो क्या है, एब्सेंट है, ये वाला एरिया। इस एरिया के अंदर हमें, इस एरिया को पहले तो नाम दे देते हैं, इस एरिया को हम नाम देते हैं क्या, इंटरस्टिशियम एरिया, इंटरस्टिशियम स्पेस। ठीक है, इस स्पेस के अंदर हमें बहुत सारी सेल्स देखने को मिलती है, ए टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम एरिया, विच इज, एक कैन बी लीडिंग सेल्स, है ना। दूसरी हो सकती है यहाँ पर कौन हो, मैक्रोफेजेस हो, मैक्रोफेजेस। और कुछ एरिया में यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीज होती है, डब्ल्यूबीसी कैन बी प्रेजेंट देयर। तो डब्ल्यूबीसी, देखिए मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसी हमारे टेस्टिस के लोब के अंदर क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रोवाइड करेंगे टेस्टिस के अंदर। ठीक है, वो जो सेल्स होंगी वो कौन होंगी, डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस। वहीं लीडिंग सेल जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि लीडिंग सेल से, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कि लीडिंग सेल से हमारे पास में क्या प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन। चलो, अगर हम देखते हैं हमारे टेस्टिस को चारों तरफ से एक कवरिंग देखने को मिलेगी, और उस कवरिंग का नाम हम देते हैं, देखिए हमारे टेस्टिस को चारों साइड से कवर किया जाता है एक्चुअली, है ना। और ये कवरिंग होगी, ये क्या चीज होगी, हमारी ट्यूनिका लेयर। ये लेयर जो होंगी, ये कौन सी लेयर होंगी, ट्यूनिका
लेयर। इस ट्यूनिका लेयर के अंदर हमें दो लेयर देखने को मिलती है। एक लेयर जो कि बिल्कुल चिपकी हुई होगी किसके थ्रू, थ्रू टेस्टिस, है ना। उस लेयर का पर्टिकुलर अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो ये लेयर जो होगी ये होगी ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। वहीं दूसरी जो बाहर वाली जो लेयर है इसका नाम हो जाएगा ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया, एल्ब्यूजेनिया। दोनों ही लेयर हमारे पास में बनी होती हैं किसकी, डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डन, ठीक है। और ये टेस्टिस जो है ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, ये टेस्टिस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, स्कोर्टम में, है ना। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्कोर्टम, डन। तो ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। देखिए अब होता क्या है, हम अगर आगे देखना चाहें तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं ये कंबाइन होना स्टार्ट होती हैं, और जब ये कंबाइन होना स्टार्ट होती हैं दो डक्ट्स के अंदर ना, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, तीन कंबाइन होती हो तो ये फॉर्मेशन करने लगती है किस चीज का, रेटे टेस्टिस का, है ना? तो ये सारी ग्लैंड जो हो जाएंगी ये क्या हो जाती हैं, सॉरी डक्ट्स जो हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी हमारी रेटे टेस्टिस। जब रेटे टेस्टिस, बहुत सारी रेटे टेस्टिस कंबाइन होती हैं तो एक नई डक्ट का फॉर्मेशन करने लगती हैं, जिसे जो कि क्या करेंगे, टेस्टिस से बाहर की तरफ निकलेंगी। और ये जो डक्ट्स होंगी ये कौन होंगी, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया जो होती है इनका नंबर हम आपको बता चुका हूँ कितना होता है, 12/2 14, यानी कि वासा इफ्रेंसिया वो डक्ट होंगी जो कि टेस्टिस से बाहर की तरफ निकलती हैं। बाद में क्या चीज होती है, हमारे वासा इफ्रेंसिया कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर एक नई डक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और वो जो डक्ट होगी उसका नाम हमने क्या नाम दिया था, एपिडिडाइमिस, है ना। यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिला इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता चलता है कि टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, लोब्स प्रेजेंट है, कितने लोब्स हैं, 250। एक लोब के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी, ये वेरी करेगा, कितनी हो सकती है, एक भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, डन है, ठीक है। बाद में हमारे पास में देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो कंबाइन होती है, और कंबाइन होने के बाद में किसका फॉर्मेशन करती है, रेटे टेस्टिस का। रेटे टेस्टिस से आगे चलकर रेटे टेस्टिस जब कंबाइन होने लगता है तो फॉर्मेशन होता है किसका, वासा इफ्रेंसिया का। वासा इफ्रेंसिया वो डक्ट होंगी जो कि टेस्टिस से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर फॉर्मेशन करेंगे किस चीज का, एपिडिडाइमिस का, है ना, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और यहाँ से अपना अच्छा बन सकता है कि हमारे टेस्टिस जो है क्या वो हमारे बाई बर्थ ही हमारे स्कोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी। देखिए क्या चीज होती है बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ क्या चीज होती है, टेस्टिस जो होंगे वो स्कोटम रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, है ना। तो देखिए कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बिफोर बर्थ, ये बिफोर बर्थ प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, हमारी अब्डोमन कैविटी के अंदर, अब्डोमन के अंदर, है ना, अब्डोमन के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अब्डोमन से बाद में ये क्या करते हैं, डिसेंड होते हैं, और डिसेंड होकर कहाँ पर पहुंचते हैं, स्कोर्टम में पहुंचते हैं। यानी कि टेस्टिस बिफोर बर्थ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एब्डोमन, अब्डोमन के अंदर, टेस्टिस प्रेजेंट इन अब्डोमन, है। और ये हमारे स्कोटम के अंदर क्या करेंगे, डिसेंड करेंगे थ्रू इलिंगुअल कैनाल, ये क्या हो जाएगी हमारी इलिंगुअल कैनाल, कैनाल, है। और इलिंगुअल कैनाल जो होती है इसकी एक ओपनिंग मिलेगी, वो अपने को मिलती है कहाँ पर, टेस्टिस के अंदर, है। टेस्टिस के अंदर देखिए अब क्या चीज प्रेजेंट होंगी, टेस्टिस के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट होंगे क्या, फाइबर्स, जो कि क्या करेंगे, इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे किसको, टेस्टिस को। और ये फाइबर्स जो होंगे ये बने होते हैं किसके, इनको हम बोलते हैं गैबरनिकुलम फाइबर्स, गैबरनिकुलम फाइबर। गैबरनिकुलम फाइबर जो होंगे वो क्या करते हैं, टेस्टिस डिसेंट के अंदर टेस्टिस को क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डन है। जैसे जैसे क्या चीज होती है, गैबरनिकुलम फाइबर के अंदर कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होंगे, जब इस गैबरनिकुलम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं हमारा टेस्टिस जो होगा वो क्या करना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, टेस्टिस मूव, है ना, कहाँ की तरफ, हमारे स्कोटम की तरफ, ठीक है, डन, ठीक है। अब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो किस मंथ में स्टार्ट होते हैं, इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो 7.5 मंथ जब एम्ब्रियो का हो चुका होगा उसके अंदर इस टाइम के ऊपर क्या चीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। लेकिन टेस्टिस जो है वो स्कोटम में पहुंचता कब है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। टेस्टिस रीच एट स्कोटम इन टाइम ऑफ
birth. Testis reached at scrotum at the time of birth. ठीक है, देखिए, ठीक है। और इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन के लिए आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन जो होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन कैन बी द रीजन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन। डन है, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ स्कोटम की इंटरनल स्ट्रक्चर, तो स्कोटम के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, स्कोटम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे ये आफ्टर बर्थ, है ना। आफ्टर बर्थ हमें टेस्टिस के अंदर देखने को, स्कोटम के अंदर देखने को मिलेंगे क्या, हमारा जो गेटरनिकुलम फाइबर था वो क्या हो चुका होता है, इकट्ठा हो चुका होता है, हाँ, है ना। और ये क्या करेगा, अटैच रहेगा किसके साथ में, अटैच थ्रू, इनके अंदर क्या रहेंगे, अटैच रहेगा किसके साथ में, टेस्टिस के साथ में। डन, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर टेस्टिस के अंदर कुछ मसल्स प्रेजेंट होंगी, और ये मसल्स जो होती हैं, ये कौन सी मसल्स होती हैं, ये हम होती हैं हमारी स्मूथ मसल्स, है ना। इन मसल्स का नाम हम देख लेते हैं क्या होगा, मतलब लाइक हमें ये तो पता है टाइप, जो टाइप ऑफ मसल तो हमें पता है कि ये कौन सी मसल्स हैं, ये हमें टाइप ऑफ मसल हमारी कौन सी है, स्मूथ मसल। लेकिन हम इन स्मूथ मसल का नोमेनक्लेचर भी कर देते हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं डस्टोरा मसल, डस्टोरा मसल। डन है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ और फाइबर मिलेंगे जो कि टेस्टिस को क्या करके रखेंगे, हमें स्कोटम से बाहर जाने से प्रिवेंट करते हैं। ये फाइबर्स क्या करेंगे, इनके थ्रू अटैच रहेगा हमारा टेस्टिस, और ये फाइबर जो होंगे, ये फाइबर होते हैं क्रीमेस्टल फाइबर, क्रीमेस्टल मसल्स या क्रीमेस्टल फाइबर। डन है। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये देखिए, ये दोनों चीजें, अब इनको ध्यान से देखिएगा। आफ्टर बर्थ क्या चीज होती है, आफ्टर बर्थ हमने देखा कि हमारी ई लिंगुअल कैनाल जो होती है वो क्या हो चुकी होती है, क्लोज हो चुकी होती है। ई लिंगुअल कैनाल जो होती है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जो कि प्रिवेंट करती है टेस्टिस के वापस से एब्डोमेन में जाने को, है ना। अब देखिए टेस्टिस का स्कोटम में आने का रीजन क्या रहा, टेस्टिस जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो टेस्टिस को अगर गैमेट फॉर्मेशन करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे स्कोटम के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो स्कोटम ऐसा क्या चीज प्रोवाइड करता है कि टेस्टिस वहां पर क्या कर सकते होंगे, इस हमारा गैमेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो चीज प्रोवाइड, स्कोटम जो होगा वो हमें प्रोवाइड करता है, स्कोटम जो होगा वो प्रोवाइड करता है टेम्परेचर, प्रोवाइड दी, प्रोवाइड optimum temperature for gamete, optimum temperature for gamete formation। है वो टेम्परेचर कितना होता है, अगर हम उस टेम्परेचर को देखें तो वो टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, वो लेस देन 2.5, लेस देन बॉडी टेम्परेचर, कितना बॉडी टेम्परेचर से कितना कम, 2.5 टू 3 डिग्री, 2.5 टू 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि टेस्टिस जो होंगे उनको अगर गैमेट फॉर्मेशन करना है तो उनको टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, बॉडी टेम्परेचर से कितना कम, 2.5 से 3 डिग्री कम के ऊपर वो क्या होंगे, टेस्टिस जो होंगे वो हमारे गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। डन, ठीक है। तो टेस्टिस का स्क्रोटम में आने का जो रीजन होता है वो कौन होता है, क्योंकि स्क्रोटम जो होगा वो क्या करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे स्क्रोटम की जो साइज है वो क्या करती है, वेरी करती है। देखिए विंटर सीजन के अंदर हमारे पास में टेस्टिस के अंदर क्या चीज होती है, टेस्टिस की साइज जो होगी, सॉरी स्क्रोटम की जो साइज होगी वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज ऑफ दी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डस्टोरा और क्रीमेस्टर मसल, मेनली फॉर डस्टोरा मसल्स, है ना, ठीक है। डस्टोरा मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे जिसकी वजह से हमारे स्क्रोटम की साइज कम हो जाएगी। और जब डस्टोरा मसल रिलैक्स होती है तब हमारे पास में क्या चीज होती है, जब हमारे पास में स्क्रोटम की साइज इंक्रीज हो जाती है। और ये हमें कब देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द समर सीजन। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, टेस्टिस के बारे में। देखिए
सबसे पहले हमें पढ़ते हैं कि टेस्टिस को ऐसी कौन सी लेयर है जो कवर करती है, वो कौन सी होती है? ट्यूनिका लेयर। ट्यूनिका लेयर इज मेड अप ऑफ द डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जब हम देखते हैं टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन व्यू तो हमें देखने को मिला उसके अंदर क्या? लोब्स। इन लोब्स का जो नंबर होता है वो भी फिक्स होता है, कितना होता है? 250। इन लोब्स के अंदर हमें देखने को मिलती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जिनका नंबर होगा वो वेरी करेगा 1 2 3। बाद में हमने देखा इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अलावा कुछ खाली एरिया बच जाता है जिसे हमने नाम दिया क्या? इंटरस्टिशियम स्पेस, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी कौन? लीडिंग सेल, डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेजेस। डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस जो होती है वो प्रोवाइड करती है हमें क्या? इम्यून सिस्टम। वहीं लीडिंग सेल जो होगी वो प्रोवाइड करेगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी किस चीज के लिए? टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन के लिए। जब हम देखते हैं कि हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो कंबाइन कर जाती है तो फॉर्मेशन करेंगे किस चीज का? रेटे टेस्टिस का। रेटे टेस्टिस जब कंबाइन होना स्टार्ट करती है तो वो फॉर्मेशन करती है किस चीज का? वासा एफिनिया का। वासा एफिनिया वो डक्ट होगी तो टेस्टिस से बाहर की तरफ निकलेगी और फॉर्मेशन करेगी किसका? एपिडिडाइमिस का। डन। ठीक है। फिर हमने देखा कि टेस्टिस जो होते हैं वो बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर बिफोर बर्थ हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एब्डोमेन के अंदर। और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन? टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में आते हैं बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। और आने का जो पाथवे होगा वो पाथवे जो प्रोवाइड करता है वो कौन करती है? ईलिंग बर्बेला। इन पाथवे के अंदर जो टेस्टिस को डायरेक्शन जो प्रोवाइड करेंगे वो कौन करेंगे? गेबर्निकुलम फाइबर। गेबर्निकुलम फाइबर जो होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। ये कॉन्ट्रेक्शन कॉज करेगा किनके अंदर? इन गेबर्निकुलम फाइबर्स के अंदर, जिसके वजह से क्या होगा? गेबर्निकुलम फाइबर छोटे होने लगेंगे। टेस्टिस जो होगा वो क्या होने लगेगा? इस साइड के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना। और वो बर्थ से पहले यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। इस रीजन के अंदर आकर क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। और जैसे ही जब बर्थ होने वाला होता है, बर्थ होगा ना, तब क्या चीज होगी? टेस्टिस जो होंगे वो स्कोटम से निकलकर कहाँ पे? स्कोटम के अंदर क्या कर जाएंगे? डिसेंड कर जाएंगे। डन। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो टेस्टिस जो है वो स्कोटम के अंदर नहीं पहुंचे एट द टाइम ऑफ बर्थ, हम देखते हैं कि टेस्टिस जो है वो स्कोटम में नहीं पहुंचे हैं, तो हमारे स्कोटम के अंदर टेस्टिस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे, है ना। जब टेस्टिस जो होता है वो यानी कि फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस, वो एक है हमारी बॉडी के अंदर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देगा? पैथोलॉजी जनरेट कर देगा। और उस पैथोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइनेडिज्म। यानी कि क्रिप्टोकाइनेडिज्म क्या होता है? अब्सेंस ऑफ टेस्टिस इन दी स्कोटम, डन है। और या फिर मैं बोल सकता हूं फेलियर ऑफ डिसेंट टेस्टिस। ठीक है। या फिर हम इसको एक और चीज बोल सकते हैं क्या? अब्सेंट ऑफ टेस्टिस इन स्कोटम। डन। ठीक है ना। तो इस क्रिप्टोकाइनेडिज्म का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा सर्जरी, है ना। और ये सर्जरी हमें कब परफॉर्म करनी पड़ती है? बिफोर 18 मंथ। बिफोर 18 मंथ। अगर 18 मंथ के अंदर हम ये सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या चीज होगी? देखिए टेस्टिस जो रहेंगे वो कहाँ पर रह जाएंगे? अब्डोमेन रीजन के अंदर। और वहां पर वो चलकर क्या कर रहे होंगे? हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलरली कोज कर सकते हैं किसको? टेस्टिकुलर कैंसर को। ठीक है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करते हैं तो ये लीड कर सकता है किस चीज को? टेस्टिकुलर कैंसर को। टेस्टिकुलर कैंसर अगर ट्रीटमेंट नहीं हो तो। डन। ठीक है। अगला जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? एपिडिडाइमिस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसकी? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है। एपिडिडाइमिस को अगर हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले देखिए, हमें अगर किसी भी ऑर्गन को पढ़ना है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस सेक्शन व्यू ले लेते हैं। तो हमने क्या किया? हमारी डक्ट का क्रॉस सेक्शन व्यू लिया और उससे हमें ये देखने को पता चल जाएगा कि वहां पर किस टाइप की सेल मिलती है। या फिर मेरे को अगर ऑर्गन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या मिल जाएगा? टिश्यू। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एपिडाइमिस के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया? एक क्रॉस सेक्शन व्यू लिया। ये हमारी डक्ट थी कौन सी? एपिडाइमिस। इस एपिडाइमिस की लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ एपिडाइमिस जो होता है वो कितना होता है? 6 मीटर। लेकिन ये कैसी होती है? हाईली कोइल्ड होती है। हाईली कोइल्ड। है। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू लेते हैं और क्रॉस सेक्शन व्यू लेने के बाद में तब हम इस डक्ट को देखते हैं तो इसके अंदर मेरे को क्या क्या चीजें दिखाई देंगी? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू लिया तो देखिए मेरे को इसके अंदर दिखाई देंगी अंदर की, सबसे अंदर की तरफ मेरे को इसके अंदर चीजें दिखाई देती हैं। वो कौन सी सेल्स दिखाई देंगी? कोल्यूमिनर सेल। ये मेरे को सेल्स दिखाई दी कोल्यूमिनर सेल्स।
है ना? और इन कोलुमनार सेल्स के ऊपर मेरे पास में प्रेजेंट होता है क्या चीज, इन सेल्स के ऊपर मेरे पास में प्रेजेंट होंगे सीलिया। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर कौन सा टिश्यू है, तो यहाँ पे आप लोग मेरे को बता सकते हो कि कौन सा टिश्यू होगा, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, मैं इसका क्या करता हूँ, एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं हम। हमने क्या किया, इस डक्ट को क्या किया, ओपन कर लेते हैं, और इस डक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो हमें दिखाई दी कोलुमनार सेल्स। ठीक है, और ये कोलुमनार सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, इन कोलुमनार सेल्स के ऊपर हमारे पास में प्रेजेंट होता है क्या, इन कोलुमनार सेल्स के ऊपर हमारे पास में प्रेजेंट होगा सीलिया। है? लेकिन इन कोलुमनार सेल्स का एक न्यूक्लियस भी तो होगा, है ना? तो वो हम इस न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इनका क्या रहा, न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन इन कोलुमनार सेल्स के पास में बीच बीच में कुछ स्पेस बच जाता है ना? तो स्पेस के अंदर भी कुछ सेल्स होंगी जिनको हम नाम देंगे क्या, गोबलेट सेल्स या फिर म्यूकस सेल्स। ठीक है, ये क्या रहेंगी, हमारी म्यूकस सेल्स। ठीक है, जब हम इस सेल्स के बाद जब हमें इस क्रॉस सेक्शन व्यू के अंदर देखते हैं तो हमें दो लेवल पर क्या दिखाई देगा, दो लेवल पर हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है, एक इस लेवल पर, एक हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस सेल के न्यूक्लियस, है ना? लेकिन हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर हमारे पास में लेयर देखी जाए सेल्स की, तो वो तो कितनी होगी, एक ही लेयर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कौन सा टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियम है। लेयर ऑफ सेल्स की अगर बात करें तो ये हमें कितनी दिखाई देंगी, एक। तो इससे हमें पता चलेगा सिंपल एपिथेलियम। एपिथेलियम के बाद में हमें ये भी पता चला कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, कोलुमनार सेल। कोलुमनार सेल के अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिला इन कोलुमनार सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया के साथ साथ में हमें ये भी देखने को मिला यहाँ पर क्या होती है, कुछ छुपी हुई सेल भी हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो टिश्यू हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। ले लें, एपिथेलियम। तो हमारी एपिडर्मिस के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो होगा सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। डन है? ठीक है, यहाँ पर इस एपिडर्मिस के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहीं पर हम इस चीज को कवर कर लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। तो फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या चीज होगी, हमारा स्पर्म जो होगा उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्पर्म कैन बी स्टोर हेयर अप टू 60 अप टू 6 मंथ्स। यानी कि स्पर्म को एपिडेमिस के अंदर क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है 6 मंथ तक। ठीक है, इसके साथ ही साथ में यहाँ पर स्पर्म का क्या होता है, मेच्योरेशन भी होता है। स्पर्म मेच्योरेशन टेक प्लेस, मेच्योरेशन जो होगा वो भी होता है। किस टाइप का मेच्योरेशन, देखिए हमारा स्पर्म जो होता है उसके पास में क्या है, हमारे स्पर्म के पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता रहता है, उसके अंदर एक डायरेक्शन रहेगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा डायरेक्शन है वो किसी काम की नहीं है। तो वो क्या करता रहता है, एक ही जगह क्या करता रहता है, रोड रोटेट इस तरह से क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, उसको एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो उसको फिक्स डायरेक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, एपिडेमिस। हमारा जो स्पर्म होगा वो क्या करने लगा, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पर मोटिलिटी को क्या दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है। यानी कि एपिडेमिस जो होगा प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन टू स्पर्म। डन। अगली जो चीज होगी, है ना, ये सारे फंक्शंस हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे हमारे एपिडेमिस के। इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वास डिफरेंस के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं कि वास डिफरेंस के अंदर स्पर्म कैन बी स्टोर, स्पर्म कैन बी स्टोर, लेकिन कितने दिन तक, अप टू 2 to 3 days, है ना? लेकिन अब देखिए हमारे पास में दो ऑप्शंस हो गए कि कहाँ कहाँ पर हमारा स्पर्म जो है स्टोर हो सकता है। तो स्पर्म जो स्टोर हो सकता है वो हमारे पास में दो जगह स्टोर हो सकता है, एक होगा हमारा एपिडेमिस और दूसरा होगा वास डिफरेंस। जहां पर ज्यादा देर के लिए स्टोर होता है वो होता है हमारा एपिडेमिस, यहाँ पर कितनी देर के लिए स्टोर हो सकता है, 6 मंथ। वही वास डिफरेंस की बात की जाएगी तो वास डिफरेंस के अंदर हमारा जो स्पर्म स्टोर हो सकता है वो क्या हो जाएगा, 2 3 days। तो अब अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि स्पर्म कैन बी स्टोर, तो उसके अंदर हमें देखना होगा कि हमारे पास में ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर हमारे पास में ऑप्शन दे रखा होता है क्या, एपिडेमिस और वास डिफरेंस दोनों, तब हमें टिक करना पड़ेगा किसके ऊपर, एपिडेमिस के ऊपर, क्योंकि एपिडेमिस के अंदर हमारे पास में स्पर्म जो है वो अप टू 6 मंथ तक क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, डन। इसके बाद में हम पढ़ते हैं हमारी कौन सी, है ना, इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारी सेमिनल डक्ट आ जाती है। सेमिनल डक्ट के आने के बाद में हमें बेसिकली क्या पढ़ना पड़ेगा, सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड। ठीक है, सेमिनल ग्लैंड जो होती है वो किसका चीज का सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन कर देगी किसका, सेमिनल फ्लूइड का, सेमिनल
फ्लूइड का। ये सेमिनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या चीज, कुछ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि मैं अगर पूछूं सेमिनल फ्लूइड के अंदर कंपोजिशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड, तो वो क्या क्या चीजें होती हैं, वो होता है कौन, फ्रक्टोज। इसके अलावा इसके पास में प्रेजेंट होगा क्या, सिट्रेट। इसके पास में यहाँ पर प्रेजेंट होंगी कुछ एंजाइम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए प्रोफिब्रिनोजन, प्रोफिब्रिनोजन, ठीक है। देखिए फ्रक्टोज और सिट्रेट जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं क्या, एनर्जी। ये किसकी तरह काम करेंगे, सर्व एज ए न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। वहीं प्रोफिब्रिनोजन जो होता है, इसका जो फंक्शन हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये क्लोटिंग करवाएगा किसके अंदर, क्लोटिंग करवाएगा किसका, स्पर्म का। डन, ठीक है। तो एक और चीज, जब स्पर्म के पास में सेमिनल फ्लूइड जो होगा हमारा रिलीज कर दिया जाएगा, तो अब हमारी इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कौन ट्रेवल करता है, तो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर अगर हम पूछेंगे तो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ट्रेवल किया है कौन कौन, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ट्रेवल किया है स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड। डन, ठीक है। जब इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो यूरेथ्रा के साथ में क्या कर जाती है, कंबाइन कर जाती है, तो हम बोलेंगे उसके, उसको हम कौन सा यूरेथ्रा बोलने लगते थे, हमने पढ़ चुके हैं हम उसको बोलते हैं क्या, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखिए ये क्या चीज थी अपनी, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर हम देखते हैं कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से पहले हमारे पास में क्या आई, प्रोस्टेट ग्लैंड आई। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को हम पहले कवर करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगी वो किस चीज का सीक्रेशन करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये किस चीज का सीक्रेशन करेगी, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का। इस फ्लूइड का अगर मैं आपसे पूछूं कंपोजिशन, तो इस कंपोजिशन जो होगा वो क्या चीज होगी, देखिए इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होंगे क्या, कैल्शियम आयन, फोस्फेट आयन, फोस्फेट आयन। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होंगे क्या, हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, सिट्रेट। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होंगे कुछ क्लोट बस्टिंग एंजाइम्स, यानी कि जो क्लोट बना होगा उस क्लोट को हमें, जब स्पर्म का क्लोट बन चुका होगा तो उस क्लोट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास में एंजाइम होते हैं, लेकिन वो एंजाइम्स यहाँ पर क्या रहेंगे, इनएक्टिवेटेड रहते हैं। कौन से हो जाएंगे वो, प्रोफिब्रिनोलाइसिन, प्रोफिब्रिनो फिब्रिनोलाइसिन, ठीक है। ये एंजाइम किस फॉर्म में रहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में। ये एक्टिव होते हैं कहां पर, वेजाइना के अंदर। वेजाइना के अंदर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास में जो स्पर्म जो होता है उसका जो क्लोट बना होता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बस्ट करना पड़ेगा, और बस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर। और वो कैसे रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही वो वेजाइना के अंदर पहुंचेंगे, वेजाइना के अंदर उनका जो एनवायरमेंट मिलेगा वो कैसा एनवायरमेंट मिलेगा, हमें एसिडिक एनवायरमेंट मिलता है। हमें जैसे मालूम है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीएच के लिए वो क्या करते हैं, पीएच के ऊपर पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो जब हम उनको एक ऑप्टिमम पीएच दिया जाता है तब वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर पीएच को अगर हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, उनका फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाएंगे, फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो ये एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं कहाँ पर, वेजाइना के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पंजी यूरेथ्रा के अंदर ना, स्पंजी यूरेथ्रा के अंदर कौन कौन ट्रेवल कर रहा है, स्पंजी यूरेथ्रा के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ कौन कौन ट्रेवल कर रहा है, तो आप मेरे को बताओगे कि क्या रहेगी, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड, फ्लूइड। इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीमेन, ठीक है। और इस सीमेन के अंदर आपसे पूछा जाए कि किसका, तो स्पर्म जो होंगे वो हमारे पास में प्रेजेंट होंगे कितने परसेंट, 10%। स्पर्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट होगा, 10%। सेमिनल फ्लूइड की अगर बात करूं तो वो होगा हमारा 60%। वहीं अगर प्रोस्टेटिक फ्लूइड की अगर बात करूं तो वो होगा कितना, 30%। डन है। तो हमारा सीमेन बन के तैयार होता है कहाँ पे, स्पंजी यूरेथ्रा से, है ना। और उसके अंदर क्या चीजें होंगी, 10% स्पर्म होंगे, 60% सेमिनल फ्लूइड होगा, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होगा वो कितना होगा, 30%। इसके आगे अगर हम देखने लगे तो हमारे स्पंजी यूरेथ्रा के दोनों साइड के अंदर हमें ग्लैंड्स देखने को मिली थी, और उन ग्लैंड्स का हमने नाम दिया था क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड जो होती थी वो किस टाइप की ग्लैंड थी, एक्सोक्राइन ग्लैंड थी,
ठीक है। फिर ये हमारे पास में दो देखने को मिलती थी। इन बल्बोइड ग्लैंड से सीक्रेशन होता है किस चीज का, म्यूकस का, है ना? एक लेकिन इसका म्यूकस का जो पीएच होगा वो पीएच कैसा होता है, वो पीएच होता है कैसा, एल्कलाइन। कितना, 7.2 टू 7.4। देखिए इस पीएच का होने का रीजन क्या होता है, देखिए हमारे पास में हमें ये मालूम है कि हमारे यहाँ पर देखिए यूरेथ्रा जो होगा, मेल के अंदर यूरेथ्रा जो होगा वो क्या होता है, कॉमन पाथवे फॉर यूरिन और स्टोरम, या फिर मैं बोल सकता हूँ सीमन। देखिए यहाँ से आगे का पाथवे जो रहा वो कैसा रहा, कॉमन रहा, है ना? अगर इस कॉमन पाथवे के अंदर अगर यूरिन की वजह से क्या चीज होती है, इस यूरिन की वजह से हमारा जो यहाँ का जो मीडियम होता है वो कैसा मीडियम हो जाता है, एसिडिक। अगर हम एसिडिक मीडियम के अंदर सीमेन को क्या कर दिया जाए, है ना, सीक्रेट कर दिया जाता है, तो हमारे सीमेन को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो प्रोटेक्शन का वर्क कर रही है। हमने ये बात शुरुआत में लिखी थी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है किस चीज का, सीमेन का। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमें किसके खिलाफ, सीमेन के खिलाफ, सीमेन से। सीमेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसके खिलाफ, फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्पंजी यूरेथ्रा। डन, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। इनका पीएच जो होगा वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिडिक एनवायरनमेंट को, न्यूट्रलाइज एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ यूरेथ्रा, है ना, जो कि जरूरी भी था हमारे लिए। ठीक है, चलिए, है ना। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, तब हम इनको बोल सकते हैं क्या, नेचुरल लुब्रिकेशन। एक और चीज इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल लुब्रिकेशन। डन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके बाद में क्या चीज आ जाएगी हमारे पास में, आ जाएगा, है ना, फिनाइल यूरेथ्रा, फिनाइल यूरेथ्रा, फिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, पेनिस के अंदर। अगर मैं पेनिस का क्रॉस सेक्शन व्यू लूं, तो क्रॉस सेक्शन व्यू लेने के ऊपर मेरे को उसके अंदर पता चलता है, पेनिस के अंदर हमारे पास में क्रॉस सेक्शन व्यू या पेनिस का, तो इसके अंदर हमें पता चलेगा क्या चीज, इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, दो लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सी साइड के अंदर, दो लिगामेंट प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, डोर्सल साइड में। ये दो लिगामेंट्स हैं, ये प्रेजेंट होंगे डोर्सल, डोर्सली लेटरल। वहीं एक लिगामेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, वो लिगामेंट जो होगा वो कहां पर होता है, वेंट्रल के अंदर। इन लिगामेंट्स के अगर मैं आपसे नाम पूछूं, तो ये जो लिगामेंट होते हैं जो डोर्सल लेटरल होते हैं, इनका नाम हो जाएगा क्या, पोरपोरा, पोरपोरा कैवर्नोसा। वहीं वेंट्रल साइड के अंदर जो लिगामेंट होगा इसका नाम हो जाएगा क्या, पोरपोरा स्पंजो सियम। ठीक है, हमारा फिनाइल यूरेथ्रा जो होता है वो ट्रेवल कर रहा होता है इन्हीं तीन लिगामेंट में से एक लिगामेंट के अंदर, पर्टिकुलरली किसके अंदर, कोरपोरा स्पंजोसियम के अंदर। तो हमारा फिनाइल यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है कहां पर, कोरपोरा स्पंजोसियम के अंदर। वहीं ये दो लिगामेंट जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके अंदर, पेनिस इरेक्शन के लिए। देखिए क्या चीज होती है हमारे इन दो यूरेथ्रा के अंदर, है ना, इन दो यूरेथ्रा के अंदर हमारे पास में क्या चीज होंगे, ब्लड साइनसेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डन। इन यूरेथ्रा के अंदर, इन दो लिगामेंट्स के अंदर हमारे पास में क्या होंगे, साइनसेस प्रेजेंट होंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होंगी, आर्टरीज आएंगी और वो क्या करती हैं, इन साइनस के अंदर ब्लड को फिल करती हैं और वेन के थ्रू क्या कर जाती हैं, एग्जिट कर जाती हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर इन साइनस के अंदर क्या चीज होगी, जितना ब्लड आएगा उतना ब्लड उतनी देर साइनस, है ना, ये क्या हो जाएंगी, पिनाइल आर्टरी, ये क्या हो जाएंगी, पिनाइल वेन, है ना। जैसा इन ब्लड के अंदर क्या करती है, ये साइनस जो होंगे ये क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब इन साइनस के अंदर ब्लड जो होगा वो क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो पेनिस इरेक्शन होता है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, देखिए जब हमारे अंदर लिपिडो 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 जनरेट होता है, लिपिडो, है ना, यानी कि क्या चीज होती है, सेक्सुअल डिजाइरेशन होता है, तब हमारी बॉडी के अंदर पीएनएस जो होगा वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और पीएनएस जो होगा वो सीक्रेट करेगा किस चीज का, नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, जो कि क्या करवाएगा, वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, है ना। वहीं वेन के अंदर वो क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखिए क्या चीज होती है, इस आर्टरी के अंदर क्या होने लगेगा, डायलेशन होने लगेगा, तो ज्यादा ब्लड आएगा, तो ज्यादा ब्लड आने की वजह से साइनस के अंदर क्या चीज होगी, ब्लड ज्यादा फिल होगा। साथ के साथ में वो क्या करवा रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवा रहा है किसके अंदर, पिनाइल वेन के अंदर, जिससे कि जो ब्लड होगा वो ज्यादा देर के लिए स्टोर रह पाएगा किसके अंदर, साइनस के अंदर।
ठीक है। जितने ज्यादा ब्लड यहाँ पर स्टोर रहेगा वो हमारी पेनिस के अंदर क्या रहेगा, इरेक्शन रहेगा। ठीक है, डन है। तो पेनिस इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा नर्वस सिस्टम, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, पीएनएस सिस्टम। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेनिस इरेक्शन के लिए कौन सा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड। डन। तो अभी हमने देखा कि ऑर्गन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा, प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन कौन थे, टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा। बाद में टेस्टिस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एक टेस्टिस के पास में हमारे पास में लोब्स, हमें वो टेस्टिकुलर टेस्टिस जो है वो क्या है, लोबुलर स्ट्रक्चर है। एक टेस्टिस के अंदर हमारे पास में देखने को मिली 250 लोब्स। उन लोब्स के अंदर हमें देखने को मिली सेमिनिफेरस ट्यूबुल। एक लोब के अंदर हमारे पास में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अलावा जो खाली स्पेस बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियम स्पेस, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगी लीडिंग सेल, डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेजेस। डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस हमें प्रोवाइड करती हैं क्या, इम्यूनिटी। वही लीडिंग सेल जो होगी वो प्रोवाइड करेगी क्या, टेस्टोस्टेरोन। वहीं अगर आप बार बार बाहर की तरफ चलने लगते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल कंबाइन होकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, रेडियोटेस्टिस का। रेडियोटेस्टिस जो होंगी वो कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करती है, वासा फ्रेंचे का। वासा फ्रेंचे का जो नंबर होगा वो फिक्स होगा, कितना होगा, 12 to 14, जो कि वो डक्ट होंगी जो कि क्या करेंगी, टेस्टिस से बाहर आएंगी। बाहर आने के बाद में ये एक फॉर्मेशन करती है किसका, एपिडिडाइमिस का। एपिडेमिस की जो लेंथ हमने देखी वो कितनी थी, 6 मीटर। 6 मीटर। यहाँ पर एपिडेमिस के फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, स्पर्म को स्टोर किया जा सकता है अप टू 6 मंथ। साथ ही साथ में ये जो एपिडेमिस होगा वहां पर क्या चीज होती है, मेचुरेशन होता है। मेचुरेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पर्म को एक मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम वहां पर इसको मोटिलिटी तो वहां पर उसके पास में है, लेकिन उस मोटिलिटी को क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में अब आगे जो चीज होगी वो क्या होगी, एपिडेमिस के बाद में हमारे पास में आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के अंदर क्या होता है, स्पर्म कैन बी स्टोर अप टू 2 to 3 days। बाद में हमने पढ़ी सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से हमारे पास में रिलीज होता है क्या, सेमिनल फ्लूइड, जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे कौन कौन, सिट्रेट, फॉस्फेट और फिब्रिनोजन एंजाइम्स। सिट्रेट और फॉस्फेट जो होंगे, सिट्रेट और फ्रक्टोज जो होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट होता है किसके लिए, फ्रॉम फॉर स्पर्म। वहीं अगर आपकी बात की जाएगी प्रोफिब्रिनोजन, जो कि क्या करवाएंगे, स्पर्म के अंदर क्लोटिंग करवाएंगे। है ना। बाद में हमने पढ़ी इजेकुलेटेड। इजेकुलेटेड के अंदर कौन ट्रेवल करेगा, इजेकुलेटेड के अंदर ट्रेवल करता है कौन, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड। इजेकुलेटेड पहुंचती है किसके पास में, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगी वो किसका सीक्रेशन करेगी, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होगा वो ऐड होने के बाद में हम इसको क्या बोलने लगते हैं, सीमेन बोलने लगते हैं। सीमेन का अगर आपसे कंपोजिशन पूछा जाएगा वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट कौन कौन होता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे कौन हमारे, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड। स्पर्म जो होते हैं वो कितने होंगे, 10%। वहीं अगर बात की जाएगी सेमिनल फ्लूइड की तो वो हो जाएगा 60%, और वहीं अगर बात की जाएगी प्रोस्टेटिक फ्लूइड की तो वो होगा हमारा 40%। डन। बाद में हमने पढ़ा हमारा पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा के अंदर हमारे पास पिनाइल यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है कहाँ पर, कॉर्पोरा स्पोंजियम के अंदर, जो कि कौन सी साइड के अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि प्रेजेंट होगा वेंट्रल साइड के अंदर। वहीं हमारे पास में पेनिस के अंदर दो और हमें लिगामेंट देखने को मिलते हैं जो कि प्रेजेंट होंगे कौन सी साइड के अंदर, डोर्सल लेटरल साइड के अंदर। उनका नाम क्या होगा, पिनाइल, सॉरी उनका नाम होगा हमारा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर ब्लड साइनस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी जितनी ब्लड साइनस के अंदर जितनी देर ब्लड फिल होगा उतनी देर हमारे के अंदर पेनिस के अंदर क्या रहेगा, इरेक्शन रहेगा। और इसके लिए नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, पीएनएस। साथ ही साथ में हमें ठीक है, पीएनएस जो होगा वो कौन सा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, वेजोडायलेशन। साथ ही साथ में वेजो कॉन्ट्रैक्शन। वेजोडायलेशन वगैरह होता है किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। वहीं वेजो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा किसके अंदर, वेन के अंदर। डन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो, टिल नाउ we discuss the organs and anatomy of organs or the functions of organs. As we know, at the end of the day, our total reproductive organs combinedly secrete the semen. So let's study semen. If we know the semen composition, हमें इसके अंदर देखने को मिलता है क्या क्या चीजें, स्पर्म जो कि कहाँ से रिलीज हुए थे, जो रिलीज हुए थे टेस्टिस से। साथ ही साथ में हमारे पास में इसके अंदर देखने को मिलता है क्या, सेमिनल फ्लूइड, जो कि रिलीज हुआ था कहाँ से, जो कि रिलीज हुआ था हमारी सेमिनल ग्लैंड से। साथ में हमें देखने को मिलता है क्या, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, जो कि रिलीज होता है कहाँ से, जो कि रिलीज हुआ हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से। डन। अगर हम देखते हैं कंपोजिशन के अंदर, तो देखिए हम देखते हैं कि हमारे टोटल सीमेन का 10% जो पार्ट होता है वो कौन होता है, स्पर्म। वहीं 60% जो पार्ट होता है वो होता है सेमिनल फ्लूइड, और 30% जो पार्ट होता है वो होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। अगर हम इस सीमेंट का क्या देखते हैं, कलर देखते हैं, तो ये हमें दिखाई देगा मिल्की व्हाइट कलर, मिल्की व्हाइट
ठीक है। अगर हम इसकी पीएच को देखें तो इसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.5 पीएच। अगर मैं देखूं कि एक बार सीमेंट के अंदर जो इजेकुलेशन होता है सीमेंट का ना, उसकी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर इजेकुलेशन, तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 2 to 5 ml पर इजेकुलेशन। वहीं अगर इसके अंदर मैं देखूं नंबर ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्म काउंट, अगर इसके अंदर देखा जाए तो स्पर्म काउंट इसके अंदर जो होता है वो होता है कितना, 200 to 300 मिलियन पर इजेकुलेशन। डन। साथ में हम ये एक और देख लेते हैं कि पर एमएल, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ स्पर्म स्पर्म काउंट पर एमएल, स्पर्म काउंट पर एमएल, तो वो कितना होता है, वो होता है 50 to 150 मिलियन पर एमएल। डन। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि नंबर ऑफ स्पर्म काउंट अगर किसी में कम होते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ स्पर्म काउंट कितना कम होना चाहिए, देखिए हम बोलेंगे उसके लिए क्या, ओलिगो स्पर्मिया वर्ड, है ना। ओलिगो स्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट जो है वो कितना रहे, स्पर्म काउंट जो रहे वो कितना हो जाए, लेस देन 20 मिलियन पर एमएल और पर। डन। ठीक है। और अगर हमें बोलना हो एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है क्या, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ स्पर्म काउंट, यानी कि स्पर्म काउंट यहाँ पर सीमेन के अंदर जो होगा वो कितना होगा, 0। डन। सो दैट्स आवर टुडेज टॉपिक, so let's meet today tomorrow, or first we're gonna finish the our male reproductive system, and after that we'll read the NCERT. Once we are done with both the things, we're gonna practice some questions. So let's meet tomorrow, guys. Okay, bye.